आशंकाओं से घिरी जानवी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा, जानवी, तुम अभी तुरंत अपनी मम्मी के स्कूल पहुंचो, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। स्कूल की प्रिंसिपल आरती मैडम ने कॉल करके कहा है। जानवी का कॉलेज और उसकी माँ कंचन जहाँ टीचर थी वह स्कूल पास पास ही थे। जूही लगभग दौड़ते हुए स्कूल पहुंची। वहां जाकर देखा तो माँ को एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। जानवी को यह दृश्य देखकर रोना आ गया और वह रोती हुई वहां पहुंची। माँ, आपको यह क्या हो गया? बेटा जानवी, तू मेरी कार से एम्बुलेंस के पीछे आ और मैं कंचन के साथ एम्बुलेंस से जाती हूँ। स्कूल की प्रिंसिपल और कंचन की सहेली आरती ने जानवी को देखते ही कहा, जी मासी, कहकर जानवी रोते हुए कार की तरफ बढ़ गई। कार में बैठी जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। राजेश की मौत के बाद उनके मित्र कमलकांत ने कंचन से बहुत कहा था, भाभी, मुंबई चलकर मेरे साथ ही रहिए, आपको और बिटिया को सर माथे बिठाकर रखूंगा। लेकिन कंचन ने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि भैया, दुनिया बड़ी खराब है, वह हमारे पवित्र रिश्तों में भी गलत संबंध खोज लेगी और मैं नहीं चाहती कि राजेश जी और आपकी गहरी दोस्ती के दामन पर एक धब्बा लगे। इसलिए मैं अपनी बचपन की सहेली आरती के पास हिसार जानवी को लेकर जा रही हूँ, वही कुछ कर लूंगी। कंचन की बातों में कड़वी सच्चाई थी, इसलिए कमलकांत ने आगे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। भाभी, मैं समय समय पर हिसार आता रहूंगा आपका और बिटिया का हालचाल लेने। कंचन की बचपन की दोस्त आरती ने उसे सहारा देते हुए स्कूल में टीचर की जॉब दिलवाई थी और जब आरती ने हिसार में अपना घर बनवाया तब कंचन ने भी उसके घर के बगल में एक कमरे का छोटा सा घर ले लिया। हालांकि हिसार जैसे छोटे अब विकसित शहर में प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी काफी कम थी, फिर भी जैसे तैसे ठीक ठाक माँ बेटी गुजारा कर रही थी। जानवी ने अभी अभी ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में दाखिला लिया था और यह हादसा हो गया। अस्पताल में प्राइमरी उपचार के बाद कंचन को होश आ गया था, लेकिन कुछ जरूरी टेस्ट के लिए डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखा। जानवी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर उसे कुछ साफ साफ बता नहीं रहे थे और उसकी माँ कंचन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में आरती मासी ही एक सहारा थी, लेकिन कंचन की हालत में कोई सुधार न देखकर वो भी चिंतित थी। ऐसे में जानवी को अपने अंकल की याद आ गई, जो लगभग हर दूसरे महीने एक बार हिसार आकर उनकी खोज खबर लेते थे। उसने कमलकांत को फोन किया और अपनी माँ की हालत रोते हुए बताई। सुनकर कमलकांत तड़प उठे। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने मरते हुए दोस्त से एक वादा किया था। उस समय का पूरा दृश्य ही उनकी आंखों के सामने घूम गया। जब राजेश का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत में कोई सुधार होते नहीं दिख रहा था, तब कमलकांत उन्हें एयर एम्बुलेंस से मुंबई लेकर आ रहे थे, लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ही राजेश ने उनकी बाहों में प्राण त्याग दिए। जाते जाते उन्होंने एक वादा लिया था कि कमलकांत, एक वादा कर यार मुझसे। क्या मेरे दोस्त, बोल, तेरे लिए मेरी जानवी हाजिर है, बेचैनी सी भावुक होते हुए कमलकांत ने पूछा। कंचन और जानवी का ध्यान रखना। वादा करता हूँ दोस्त, जब तक मैं जिंदा रहूंगा भाभी और बिटिया का अपने परिवार की तरह ही ध्यान रखूंगा। और यह वादा सुनते ही राजेश के प्राण निकल गए। अपने दोस्त से किए गए वादे को निभाने का समय आ गया है। मुझे हर हाल में जल्दी से जल्दी हिसार पहुंचना होगा। कमलकांत ने निश्चय किया और जो भी पहली फ्लाइट उन्हें मिली उससे खजुराहो और वहां से टैक्सी हायर कर हिसार पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें हॉस्पिटल से लगे मेडिकल स्टोर पर दवाइयां खरीदती उदास जानवी दिख गई। कमलकांत लगभग दौड़ते हुए जानवी के पास आकर रुंधे गले से बोले, यह क्या हो गया बेटा? कमलकांत की आवाज सुन जानवी का अब तक का धैर्य जाता रहा और अब वह उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जानवी को ऐसे रोता देख कमलकांत की आंखों से भी आंसू बह निकले।
उन्होंने रोते हुए जाह्नवी के सर पर स्नेह से हाथ फिराया और बोले, चुप हो जाओ बेटा, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होगा चाचू, अभी अभी माँ को आईसीयू में लेकर गए हैं, जाह्नवी ने बिलखते हुए कहा। क्या? कमलकांत का स्वर कांप उठा। कमलकांत ने जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवा ली और जाह्नवी के साथ लगभग भागते हुए हॉस्पिटल में दाखिल हुए और कंचन के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, कंचन भाभी की ऐसी हालत क्यों हुई है? उन्हें ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। ओह, क्या मैं उन्हें मुंबई ले जा सकता हूँ? कमलकांत ने बेचैनी से पूछा। जी, हफ्ते भर बाद, तब तक इनकी तबीयत कुछ स्टेबल हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं मुंबई में किसी बड़े न्यूरो सर्जन से मिलता हूँ। कमलकांत 2 दिनों तक हिसार में जाह्नवी के साथ रहने के बाद सर्जरी का इंतजाम करने मुंबई चले गए। तब तक कंचन की तबीयत भी कुछ स्टेबल हो गई थी। उसे भी कमलकांत के फैसले की जानकारी हुई तो उसने जाह्नवी से कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती कि कमलकांत भाई साहब के पैसों से मेरा इलाज हो। आखिर उनका भी घर परिवार है। तो आरती मासी से मिलकर मेरे खाते के सारे पैसे निकाल ले और कुछ जेवर होंगे उन्हें भी बेच दे। जो पैसे मिले सभी अपने साथ लेकर मुंबई चलना। जी माँ, जाह्नवी ने जवाब दिया। 4-5 दिनों के बाद कमलकांत फिर आए और कंचन और जाह्नवी को लेकर मुंबई के लिए निकल गए। आरती ने जैसा कंचन ने कहा था सारा इंतजाम कर दिया और जाह्नवी से कहा, जाह्नवी बेटा, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना और कंचन का हाल हमेशा फोन पर बताती रहना। स्कूल से छुट्टी लेकर तुम दोनों से मिलने में जल्दी ही आऊंगी। ठीक है मासी। यह कहकर आरती के गले लग जाह्नवी खूब रोई थी। उसने जब से होश संभाला था अपनी मम्मी पापा के अलावा आरती के ही अधिक करीब थी। कमलकांत से मिलना जुलना होता था लेकिन जाह्नवी उनके परिवार से अपने होश संभालने की उम्र में नहीं मिली थी। बहुत छुटपन की कुछ धुंधली सी यादें थीं उसके जहन में, उससे अधिक कुछ भी नहीं। इसलिए वो मुंबई जाते हुए खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मुंबई पहुंचकर कमलकांत कंचन को एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल लेकर गए और उन्हें प्राइवेट वार्ड के एक कमरे में एडमिट कर जाह्नवी से कहा, जाह्नवी बेटा, चलो तुम घर चलकर फ्रेश हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को आ जाना। नहीं अंकल, मैं माँ के पास ही रहूंगी, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, कहते हुए जाह्नवी रो पड़ी। उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए कमलकांत ने भी कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं सामान लेकर घर जाता हूँ और फिर आऊंगा और किसी तरह की कोई भी बात हो तो कॉल पर बता देना। जी अंकल। कुछ ही देर में कंचन के सारे टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे और हॉस्पिटल के अटेंडेंट उन्हें टेस्ट के लिए लेकर गए थे। जाह्नवी उदास अकेले ही प्राइवेट वार्ड के उस कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी किसी की आवाज उसके कानों में टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या आप जाह्नवी जी हैं? जी, कहते हुए जाह्नवी ने मुड़कर देखा तो एक 6 फीट का सुंदर और स्मार्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में गहरी शांति। सफेद सूट में वह कोई देवदूत सा लग रहा था। जाह्नवी हक्की बक्की सी सब कुछ भूलकर उसे देखती ही रह गई। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी है तो दूसरा पार्ट लाने के लिए कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।